तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। तंबाकू की खेती से अच्छी आमदनी कमा रहे किसान की कहानी। खरगोश पालन करके किसान कमा सकते हैं अधिक आमदनी। हमारे प्रदेश में तंबाकू की खेती बहुत से किसान भाई करते हैं, लेकिन इससे अच्छा लाभ वही प्राप्त कर पाते हैं जो उसकी खेती में बुआई से लेकर कटाई तक के सभी प्रबंधनों को उचित तरीके से करते हैं। और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं बारिसनगर जिला समस्तीपुर के प्रगतिशील किसान मनोज कुमार राय से, जिन्होंने तंबाकू की सफल खेती की और उससे अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं खुद उन्हीं से और जानते हैं तंबाकू की सफल खेती के बारे में। गांव चंदौली जिला समस्तीपुर के प्रगतिशील किसान मनोज कुमार राय आज किसानों के बीच काफी चर्चित हैं और इसका कारण है तंबाकू खेती में इनकी सफलता। जी हां, इन्होंने 1 बीघा जमीन पर तंबाकू की खेती कर 5 कुंटल उत्पादन प्राप्त किया है और इससे अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले तंबाकू की खेती में इनके आय व्यय के बारे में। मैं 30 बीघा में तंबाकू लगाया हूँ, जिसमें पीटी 76, सोना और कटही 3 वैरायटी है। 1 बीघा में मान लीजिए 5 कुंटल से लेके 6 साढ़े 6 कुंटल तक उपजा होता है। उम्मीद है जो 25,000 से कम कुंटल नहीं बिकेगा, उससे ऊपर जो उपजाए। आधा से कुछ जैसे 60-70% खर्चा इसमें लग जाता है। 1000 रुपया सर 1 बीघा में खर्च होता है, उसमें 40,000 मजदूर ले लेता है, 40,000 ही खाद खल्ली में लगता है। मेन है खाद और खल्ली और लेबर। लेबर अब महंगा हो गया है, जहाँ जिस समय हम लोग 100 रुपया देते थे अब हम 200 रुपया दे रहे हैं। तो आधा पैसा हमारा जो भी तंबाकू में है, तंबाकू लेबर से ही होता है। आधा पैसा तो मेन पूंजी लेबर में लग जाता है और आधा मान लीजिए वो खाद खल्ली इस में लग जाता है। यहाँ में सर मान लीजिए 5 कुंटल उपजा हुआ और 25,000 रुपये कुंटल वो बिका, तो 1 लाख से 1.25 लाख रुपया हुआ, जिसमें 70 से 80,000 रुपया मेरा खर्चा लग जाता है। खेत में उपजाने से लेके और मान लीजिए गांठ बांधने तक प्रोसेस में उतना पैसा लग जाता है। 120 दिन में सर तैयार हो जाता है। एक तो हम लोग 120 दिन उसको जोड़ेंगे, जिस दिन से रोपे हैं उस दिन से, और उसके बाद कुछ पहचान है जो लेबरी सब पहचानता है, हम लोग भी पहचान लेते हैं कि ये पेड़ अब कटने वाला हो गया। मुख्यतः 100 से 120 दिन में तैयार हो जाता है। किसान भाइयों, इन्होंने बताया कि ये सबसे पहले तंबाकू का बिचड़ा डालते हैं, जो कि 6 से 8 सप्ताह में रोपने के लायक तैयार हो जाता है। जब तक बिचड़ा तैयार होता है, उसके बीच में ये खेत को अच्छी तरह से जोत कर तैयार करते हैं। फिर अंतिम जुताई के समय 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर गोबर की खाद खेत में डालते हैं। किसान भाइयों, इन्होंने बताया कि खेत की तैयारी हो जाने के बाद तैयार पौध को 1 मीटर गुणा 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपाई करते हैं और फिर समय समय पर सिंचाई एवं खरपतवार नियंत्रण का कार्य करते हैं। रोपाई के बाद वही निकौनी और पानी, उसके बाद एक कांखी होता है, कांखी तुरिया करवाए हैं। ककुरी के लिए तो कोई उपाय उखाड़ के उसको जब उस जगह पर दूसरा फिर प्लांटेशन जैसे बीज लगाए हैं। कुछ दवा है, लेकिन ककुरी के लिए कोई दवा कारगर नहीं होता, वो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। इस साल थोड़ा ककुरी की समस्या कम हुआ है, कारण वर्षा नहीं हुआ है, मौसम जो ठीक था साथ दिया। फिर उसमें मान लीजिए 100-120 दिन मतलब 3 महीना लगता है।
गांठ बांधने तक, दुकान पर पहुंचाने तक में 3 महीना लग जाता है। किसान भाइयों, तंबाकू की फसल से अधिक लाभ मिले, इसके लिए फसल की कटाई समय पर और सावधानी पूर्वक करनी पड़ती है। साथ ही कटाई के बाद इसकी प्रोसेसिंग पर खास सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि इसी प्रोसेसिंग पर तंबाकू की आमदनी टिकी होती है। तो इसके लिए ये किसान इस कार्य को कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। अगला यही चौक जो लगा हुआ है, उलट पुलट मतलब चारों तरफ से इसका नीचे ऊपर, अगर जो नहीं उल्टेंगे तो नीचे से डैम्प मार देगा धरती, मतलब जिस धरती में सटा हुआ है उसमें डैम्प मार देगा तो खराब हो जाएगा। इसको उतना ही सुखाना है और उतना ही चौक में लगा के इसको नरिया जो होता है ना उसको गलाना है ना। इसका ये इसी को नरिया कहते हैं, ये वाला ये नरिया कहलाता है। ये मान लीजिए पत्ता तो जल्दी सूख जाता है, लेकिन ये इसका बीच वाला रीढ़ वाला हड्डी जो है वो थोड़ा देरी से सूखता है। तो इसी को सुखाने और गलाने के लिए उसको चौक के रूप में लगाना पड़ता है। ये प्रोसेस है इसका। सिर्फ सब दिन इसको सुखाएंगे ही उससे नहीं होगा सर। जितना सुखाएंगे उतना इसको चौक में रख के ये बीच वाला नरिया, ये सब जो नरिया है मोटा मोटा जो देख रहे हैं, ये सब गलेगा। उसके बाद यहाँ से इसको काट के तभी पत्ता में, अभी पौधा है, उसके बाद इसको पत्ता में ला के तब गांठ बांधना है। हम लोग देहाती भाषा में उसको छेबनी कहते हैं। वो हंसुआ पर उसको सबको पत्ता डांट से मतलब पौधा से पत्ता को अलग अलग करना पड़ता है। और उसके बाद फिर उसको कुछ दिन के बाद प्रोसेस में लाने के बाद जो है पानी में भिगा के उसको फिर एक तरह से चौक लगाया जाता है। और चौक लगा के जब गल जाता है, तैयार हो जाता है, भट्ठी उसको कहते हैं, भट्ठी कलर हो जाता है, उसके बाद उसको गांठ में बांधा जाता है। इसका तंबाकू एक ऐसा चीज है सर जिसका एक भी चीज बर्बाद नहीं होता है। 1 नंबर गांठ जो होता है वो खैनी चुनाने में जो है खाने में जाता है, 2 नंबर भी चुनाने में ही जाता है, और 3-4 जो है सो जर्दा वाले और वो पत्ती वाले जो है सो पटोरी के हैं वो लोग ले जाते हैं। खुट्टी भी इसका डांट जो हम काटते हैं वो भी मान लीजिए 6 रुपये 7 रुपये किलो बिक जाता है। वो लोग भी पटोरी वाला ले जाते हैं, उसका जो है सो गुल तैयार करते हैं। 2 साल तक गोदाम में स्टोरेज रह सकता है वो। 2 साल में वो व्यापारी ले जाके अपना बेचते हैं। वो कलकत्ता, लखीसराय, पटना, बिहटा, बेतिया सब जगह के व्यापारी आते हैं। सबका अपना अपना आदमी है, यहाँ वो खरीद करके रख लेते हैं, फिर सालों भर यहीं से उठा के ले जाते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य में लघु और सीमांत किसानों की संख्या अधिक है। ऐसे में अपनी जीविका को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी हो जाता है कि खेती के साथ साथ कृषि सह व्यवसाय को किया जाए। और इन सह व्यवसायों में यदि खरगोश पालन की बात की जाए तो इनकी देखभाल और प्रबंधन उचित तरीके से करके किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो खरगोश पालन से अधिक लाभ कमाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय जिला पटना के डॉक्टर पंकज कुमार। किसान भाई, खरगोश पालन भी एक व्यवसाय का रूप लेते जा रहा है। पहले तो खरगोश सिर्फ शौक से लोग पाला करते थे, जैसे सफ़ेद रंग का देखते हैं, लेकिन अब खरगोश पालन अगर आप चाहते हो तो इसे व्यवसाय का रूप दे सकते हैं। विशेषकर मैं अपने जो नए जुआ हैं, जो व्यवसाय उन्मुखी होना चाहते हैं, अपना उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये काफ़ी संवेदनशील और काफ़ी प्रॉफिटेबल व्यवसाय है। जहाँ तक नस्ल की बात है तो सोवियत चिंचिला नस्ल जो है हमारे यहाँ अनुशंसित है। इसके अलावा भी कई नस्लें हैं जिसे आप पाल सकते हैं। किसान भाइयों, खरगोश पालन हेतु उन्नत नस्लों का चयन उपयोगिता और पालन के उद्देश्य के अनुसार करना चाहिए। मांस हेतु खरगोश की उन्नत नस्लें हैं न्यूजीलैंड व्हाइट, सोवियत चिंचिला, ब्लैक जॉइंट, ग्रे जॉइंट इत्यादि। इसी प्रकार ऊन हेतु खरगोश उन्नत नस्लें हैं अंगोरा, सैटिन इत्यादि। किसान इन नस्लों का पालन करके अधिक उत्पादन ले सकते हैं।
खरगोश पालन में 2-3 बातों का ख्याल करना है। एक तो आप क्यों पाल रहे हैं, अगर आप खाल के लिए पाल रहे हैं या फिर मांस उत्पादन के लिए पाल रहे हैं या फिर उनके फर के लिए, रोए के लिए पाल रहे हैं, आप मार्केट में पता लगा लें। जिस चीज़ का विपणन है, जिस चीज़ का बाजार है या जहां से आपका डिमांड है, उसी अनुपात में अगर नस्ल पालेंगे, उसी परिप्रेक्ष्य में पालेंगे तो विशेष तौर से आपको अधिक फायदा होगा। क्षेत्रीय स्तर पर पटना या जो अन्य मेट्रो सिटीज़ हैं, बड़े बड़े शहर, वहाँ मांस उत्पादन में भी इसकी मांग है, तो मांस उत्पादन के लिए पाल सकते हैं। जो हमारे कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ इसकी खाल का या फिर इनके चमड़े जिसे कहते हैं या फिर इनके रोएं, फर से बहुत सारे वस्त्र बनाए जाते हैं, तो आप वहाँ भी इसको पाल करके, वहाँ भी इसको बेच करके आप आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा बाजार आपको बता दें खरगोश का है, क्योंकि ये लैब एनिमल के रूप में, प्रयोगशाला जंतु के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो लैब प्रयोगशाला में अनुसंधान के लिए भी इसको आप दे सकते हैं। खरगोशों को पिंजड़ों में रखना व्यावसायिक दृष्टि से लाभदायक है। पिंजड़ों के माध्यम से खरगोशों को एक शेड बनाकर घर के पिछवाड़े या आंगन में आसानी से रखा जा सकता है। पिंजड़ों को जमीन से लगभग 1 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाना चाहिए। अधिक संख्या में पिंजड़े होने पर उन्हें एक के ऊपर एक करके बांस या बल्लियों के सहारे रखा जा सकता है। पिंजड़ों के बीच मलमूत्र को दूसरे पिंजड़ों पर गिरने से बचाने के लिए ट्रे लगाने के लिए आवश्यक जगह छोड़ देनी चाहिए। खरगोश के पिंजड़े का आकार 60 गुना 45 गुना 45 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ब्याने वाली मादा का पिंजड़ा 90 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। प्रसूति हेतु प्रयोग होने वाले नेस्ट बॉक्स का आकार 60 गुना 45 गुना 22 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस प्रकार के प्रबंधन व्यवस्था से खरगोशों को कम स्थान में रखकर उनकी देखभाल अच्छी तरह से की जा सकती है। खरगोश पालन में खाने में कोई दिक्कत नहीं है, इसको खिलाने में। ये बिल्कुल एक शाकाहारी जंतु है जो हरी साग सब्जियां, पालक की पत्ती, गाजर, गोभी, मूली, जो भी आपका साग सब्जी है वो खाता है। घर का बचा खुचा खाना, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, वो सारी चीज़ें जो आप खाते हैं, मनुष्य खाते हैं, वो खा सकता है। इसको घर के छत पे या कहीं भी पिंजरे बना कर रख सकते हैं। सिर्फ आप इसको संक्रमण रहित वातावरण रखें, संक्रमित नहीं होने दें और नमी रहित वातावरण सुनिश्चित करें। इनको साल में 3 बार कि कृमिनाशक दवा की उचित खुराक एल्बिडोल या एल्बोमार अवश्य ही दिया करें। इसके साथ साथ B1, B6, B12, B कॉम्प्लेक्स की कोई भी दवा उचित खुराक पानी में मिला करके आप इसे अनवरत दिया करें, जिससे ये स्वस्थ एवं ठीक रहेंगे। खरगोश का विशेष बात यह है कि इसका बहुत जल्दी साल में 3 से 4 बार बच्चा प्राप्त कर सकते हैं आप इससे। इनका गर्भकाल मात्र 1 महीने का होता है, अर्थात 30 से 32 दिनों में ये बच्चा दे देते हैं। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा, और एक बार में ये 12 से 13 बच्चे तक देते हैं, तो इससे भी किसान को फायदा होगा। अर्थात इनकी वंश वृद्धि बहुत तेजी होती है। एक साल में ऐसा देखा गया है कि एक खरगोश से 70 से 80 बच्चे तक आप प्राप्त कर सकते हैं, जो कि शारीरिक वजन में काफ़ी ज़्यादा है। अपने शरीर से खरगोश एक साल में लगभग 60 गुना ज़्यादा मांस का उत्पादन कर देता है अपने बच्चों के माध्यम से। तो ये भी एक फ़ायदे की चीज़ है आपका इसका। विशेषकर इसमें आपको ये ध्यान देना है कि आप इसका बाजार पता लगावें और जिस तरह का बाजार हो उस तरह के नस्ल को रख करके आप पैदा करें रखें। ऐसे क्षेत्रों में जहां पर आय के साधन सीमित होते हैं, वहां पर कम स्थान में एक व्यक्ति एक खरगोश इकाई, जिसमें 10 खरगोशों में 2 नर 8 मादा होती है। इससे उचित बाजार उपलब्ध होने पर 3 से 4 हजार रुपए प्रति माह आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मसाला वर्गीय फसलों में बात करें मिर्च की, तो इसकी बाजार में मांग वर्ष भर बनी रहती है, जिसके कारण बहुत से किसान भाई मिर्च की खेती करते हैं। तो जिन किसान भाइयों ने मिर्च की फसल लगाई है, उनकी अच्छी बढ़वार हो और आने वाले दिनों में अधिक पैदावार मिले, इसके लिए इसमें किए जाने वाले कार्यों
जैसे खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन के साथ साथ कीट रोगों का नियंत्रण करना भी जरूरी है। परंतु किसान भाई इन कार्यों को कब और कैसे करें, इस बारे में जानते हैं प्रगतिशील किसान भोलू राम से। मैंने ये मिर्ची की फसल लगाई है। ये मिर्ची की फसल इसकी नर्सरी की थी मैंने अपने लास्ट नवंबर में। मिर्च की फसल को ड्रिप और मल्चिंग द्वारा लगाकर न केवल खरपतवारों की समस्या से बचा सकते हैं, बल्कि कम पानी में ड्रिप के माध्यम से सिंचाई करके मिर्च की फसल से अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं। किसान भाइयों, ड्रिप और मल्चिंग द्वारा लगाई गई मिर्च की फसल में खरपतवारों की समस्या बहुत ही कम आती है। फिर भी यदि मिर्च की फसल में खरपतवार दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें समय समय पर निराई गुड़ाई करके निकाल दें। अब आइए बात करते हैं मिर्च की फसल में सिंचाई की। जो इसमें जो सिंचाई है उस सिंचाई के लिए एक दिन छोड़ के एक दिन लगानी चाहिए। टेम्परेचर के हिसाब से अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो थोड़ी सिंचाई को बढ़ा देनी चाहिए, रोज देना चाहिए। और इस समय अपने हिसाब से एक दिन छोड़ के एक दिन 1 घंटा ही चलाना चाहिए। किसान भाइयों को ये भी है कि वैसे अगर ज़्यादा पानी से कोई ज़्यादा पैदावार नहीं होती है, अपने हिसाब से कम पानी चलाना चाहिए, क्योंकि ड्रिप का सिस्टम यही होता है कि कम पानी की पैदावार अधिक लेना। 1 घंटे से ज़्यादा एक साथ कभी नहीं चलाना चाहिए। किसी भी फसल से बिना उर्वरक प्रबंधन के अच्छा उत्पादन नहीं लिया जा सकता। तो ये किसान अपने मिर्च की फसल में किस प्रकार से करते हैं? उर्वरकों का प्रयोग आइए जानते हैं खुद उन्हीं से। 2 बीघे में 7 दिन के अंतराल पे कम से कम 2 किलो NPK हर हफ्ते देना जरूरी है। NPK का मतलब है 19-19 हो या चाहे 12-61 हो, 20-20 हो, ये हो NPK देना चाहिए। किसान भाइयों, मिर्च की फसल में कई प्रकार के कीट और रोगों का प्रकोप भी होता रहता है, जिनकी पहचान कर यदि सही समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। अब आओ फूलों वाली स्टेज पे, तो फूल आते समय इसमें माथाबंदी का भी ध्यान थोड़ा रखना चाहिए और समय पे अगर स्प्रे की ज़रूरत पड़े तो उसमें स्प्रे भी करना चाहिए। अपने जो अगर पत्ते पे कोई पीला धब्बा दे या कोई मुरझाया हुआ दिखे तो एमेडा के साथ में अगर कोई और भी दवा फफूंदीनाशक की लगा सकते हैं। अपने हिसाब से जो स्प्रे की दवाई सही चुन के 10-15 दिन के अंतराल पे इसमें स्प्रे ज़रूर करना चाहिए। 2 स्प्रे होने पर अगर फिर भी अगर कोई स्प्रे की ज़रूरत दिखे तो फिर भी तीसरी बार भी करना ज़रूरी है। तो इस हिसाब से आप किसान भाई अपने हिसाब से अच्छी पैदावार ड्रिप सिस्टम से ले सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है अलीगंज जिला जमुई से लक्ष्मीकांत पासवान ने। यह उड़द की बुवाई तकनीक पर जानकारी चाहते हैं। तो लक्ष्मीकांत जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। उड़द एक दलहनी फसल है और इस उड़द की फसल भी जो है 2 ऋतुओं में उगाई जाती है, एक तो गर्मी की ऋतु में और दूसरा जो है खरीफ की ऋतु में, मतलब बरसात की ऋतु में। गर्मी की ऋतु की जो फसल है उसकी बुआई मध्य फरवरी से लेकर मध्य अप्रैल तक करते हैं। भूमि का चयन एवं तैयारी। मूंग एवं उड़द की खेती विभिन्न प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है, लेकिन सबसे उपयुक्त भूमि दोमट होती है। मूंग एवं उड़द की खेती के लिए 2-3 हैरो लगाकर या कल्टीवेटर करके पाटा लगा देना चाहिए। बुवाई से पहले खेत में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है, जिससे अच्छा जमाव हो सके। जायद में सघन पद्धतियों को अपनाते हुए सिंचाई की सुविधा वाले खेतों में समय से बुआई करके मूंग एवं उड़द की अच्छी पैदावार ली जा सकती है। जो गर्मी की फसल होती है उसमें बीज दर थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस समय बरसात तो होती नहीं है। यदि जिन किसान भाइयों के पास जो है सिंचाई के साधन है तो वो एक पलेवा दे करके इसकी बुआई कर सकते हैं और इसकी बुआई मार्च मतलब मध्य फरवरी से लेके मध्य अप्रैल तक होती है। और जो है जो इसके लिए उपयुक्त किस्में हैं बिहार के लिए वो BR 68 और नवीन 2 ऐसी किस्में हैं जो कि किसान भाई ले सकते हैं और ये काफ़ी पुरानी किस्में भी हैं। नई नई किस्में अभी आ रही हैं, उनकी जानकारी भी किसान भाई जो है बाज़ार से ले सकते हैं।
बीज शोधन। उड़द एवं मूंग के बीजों को 2.5 ग्राम थीरम एवं 1 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधन करना चाहिए। इससे प्रारंभिक अवस्था में रोग शोधक क्षमता बढ़ती है और बीज का जमाव अच्छा होता है एवं पौधों की संख्या में कमी नहीं होने पाती। आधा लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ घोल लें। इस घोल में 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर का पूरा पैकेट मिला दें। इस मिश्रण को 10 किलोग्राम बीज के ऊपर छिड़क कर हल्के हाथ से मिलाएं, जिससे बीज के ऊपर एक हल्की परत बन जाए। इस बीज को छाया में 1 से 2 घंटे तक सुखाएं, तत्पश्चात बुवाई करें। उर्वरकों का प्रयोग। उड़द की फसल में 15 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय कूड़ों में देना चाहिए। बुआई इससे पहले हमें यदि उस खेत में बहुत ज़्यादा खरपतवार हैं तो बसलिन 1 किलोग्राम 800 से 1000 लीटर पानी में घोल करके उसका छिड़काव करना चाहिए। उससे काफ़ी मात्रा में जो है खरपतवार नियंत्रित की जा सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण के बाद उसके बाद हमें बुआई कर देनी चाहिए और आवश्यकता अनुसार ही सिंचाई करनी चाहिए। निराई गुड़ाई भी कर सकते हैं, 1 से 2 निराई गुड़ाई भी कर सकते हैं। निःशुल्क फोन संपर्क सेवा की इसी कड़ी में दूसरा प्रश्न पूछा है नसीरपुर जिला पटना से देवीलाल जी ने। यह तिल की बुआई तकनीक पर जानकारी चाहते हैं, तो देवीलाल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। गर्मा तिल जो है वो एक ऐसा फसल है जो कि जितना आप लागत लगाते हैं उसका दुगुना 80 दिन में आपको दे देता है। तिल लगाने में ज़्यादा खेत की बहुत अच्छे तैयारी 2-3 अच्छी तरह से जुताई करने के बाद इसमें 50 से 60 क्विंटल कंपोस्ट 20 से 25 दिन पहले आप डाल दें और जो खाद की मात्रा होती है अर्थात 40 केजी नाइट्रोजन, 20 केजी फास्फोरस और 20 केजी पोटास की होती है। और नाइट्रोजन जो देते हैं उसको हम लोग 2 भाग में देते हैं। नाइट्रोजन पहला आधा भाग खेत के तैयारी के समय और शेष जो आधा भाग होता है उसको 30 दिन के बाद पहली सिंचाई के बाद उसको हम उपरिवेशन करते हैं। हम जानते हैं किसान भाई कि एसएसपी के प्रयोग न होने के कारण खेत में सल्फर की कमी पाई जा रही है और सल्फर की कमी अगर होगी तो तेल का प्रतिशत और तेल में जो झांस होता है वो कम हो जाता है। अतः तिलहनी फसल लगाने से पहले 20 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सल्फर का प्रयोग करें या फॉस्फोजिप्सम 125 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर आप इसको डालते हैं तो यह तिल के उत्पादन और तेल के परसेंटेज को भी बढ़ाता है। किसान भाइयों, तिल की बुआई करने से पहले आपको तिल की उन्नतशील किस्मों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अच्छे उत्पादन का आधार उन्नतशील किस्मों पर ही टिका है। तो आप तिल की कौन कौन सी किस्मों का चुनाव करें, आइए जानते हैं। इसमें बहुत ज्यादा प्रभेद तो नहीं है, लेकिन अगर काला तिल लगाते हैं किसान भाई तो काला तिल में कृष्णा सबसे ज्यादा नामी है और इसको अभी कोई भी इसके और कृष्णा प्रभेद का जो उत्पादन क्षमता है वह 6.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और यह 80 से 90 दिन में आपको तैयार हो जाता है और इसमें 48% जो होता है वो तेल का मात्रा होता है। और अगर आप सफ़ेद तिल लगाना चाहते हैं तो कांके सफ़ेद का 5.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता है और यह भी 80 से 90 दिन में तैयार हो जाता है और इसमें भी 46 से 48% तेल की मात्रा होती है। लेकिन सफ़ेद तिल में ही एक प्रगति प्रभेद है जिसको MT75 भी बोलते हैं। इसमें जो इसकी उत्पादन क्षमता 7.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और यह जो है 80 से 90 दिन में तैयार हो जाता है। खेत की तैयारी एवं प्रजातियों के चयन के बाद अब बात करते हैं बीज उपचार की, क्योंकि फसल को भूमिगत कीटों एवं रोगों से बचाने के लिए बीज का उपचार करना जरूरी होता है। तो आप बीज उपचार थीरम 2 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम के हिसाब से बीज को उपचारित करें। किसान भाइयों, इसके बाद आपको तिल की बुआई दूरी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो इसकी बुआई के लिए कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा बीज से बीज की दूरी 20 सेंटीमीटर पर इसकी बुआई करें। इन सारी गतिविधियों को अपनाकर आप तिल की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मुर्गियों में होने वाली बीमारियों एवं उसकी रोकथाम पर जानकारी, नवजात बच्चियों और पड़ियों में दस्त की समस्या से बचाव एवं उपाय। हमें उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।